सभी को नमस्कार। हमने मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी दो बैलों की कथा पढ़ी और अनेक कोणों से समझी। इस कहानी में हमने हीरा और मोती द्वारा लड़ी गई अपनी आजादी की लड़ाई देखी। अपने रास्ते की हर बाधा से निडर होकर टकराए हीरा मोती आखिर अपने घर वापस आए। आजादी पाने का यही तो एक रास्ता है, यानी संघर्ष का रास्ता। जिस समय हीरा और मोती अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हमारे देश में भी एक स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी। और मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी में इस स्वाधीनता संग्राम की अनेक प्रकार से झलक दिखाई है। तो आज हम देखेंगे कि कहानी में स्वाधीनता संग्राम की कहां-कहां झलक दिखाई देती है, किस तरह से कहानी इस संग्राम की ओर संकेत करती है, और अन्य अनेक बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दो बैलों की कथा का नायक कौन है। नायक यानी हीरो। आप सब कहेंगे कहानी के हीरो तो दोनों बैल हैं, यानी हीरा और मोती। बिल्कुल सही जवाब है, कहानी के नायक हीरा और मोती ही हैं। लेकिन ये हमने कैसे निर्धारित किया? नायक का निर्धारण किन आधारों पर होना चाहिए? मैं बताती हूँ। उसके 3 आधार हैं। पहला आधार, जो पात्र कहानी में प्रारंभ से अंत तक बना रहता है वही कहानी का नायक है। दूसरा आधार, जो कहानी को आगे बढ़ाता है और उसके अंत तक, उद्देश्य तक लेकर जाए, वही कहानी का नायक। तीसरा आधार, कहानी का मुख्य संदेश जिस पात्र के द्वारा हमें मिलता है वही कहानी का नायक होता है। तो तीनों ही आधारों पर दोनों बैल यानी हीरा और मोती ही कहानी के नायक बनते हैं। और हीरा और मोती हमें कहानी में कौन कौन से नैतिक मूल्य यानी जीवन मूल्य सिखाते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। पहला, 1 और 1 11, यानी एकता में शक्ति है। एक होकर हीरा और मोती अनेक समस्याओं से लड़े और हर वक्त उन्होंने जीत प्राप्त की, हारे नहीं। सच्ची मित्रता हमें उनके व्यवहार में दिखाई देती है। ना तो मोती हीरा को छोड़कर भागा मुसीबत में, और ना ही हीरा मोती को विपत्ति में छोड़कर कहीं भागा। स्वामी भक्ति और वफादारी, अपने मालिक झूरी के प्रति वे पूरे स्वामी भक्त और वफादार हैं। अंत में वे अपने मालिक के घर में ही लौटकर आते हैं। सहनशीलता और परिश्रम, जहां हीरा पूरा सहनशील है, धैर्यवान है, वहीं मोती कम परिश्रमी नहीं है। तो उन दोनों ने हमें ये दोनों मूल्य भी सिखाए हैं। स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना, छोटी दयालु लड़की की मां उसे पीटती थी और मोती उस स्त्री को मारना चाहता था, लेकिन हीरा ने उसे रोका और समझाया कि स्त्रियों पर वार करना अच्छी बात नहीं होती। दूसरों की आजादी के लिए संघर्ष, जिस समय कांजी हाउस में अन्य दुर्बल जानवर बंद थे, तो हीरा और मोती ने केवल अपने आप को आजाद करने के लिए प्रयास नहीं किया, बल्कि सभी जानवरों की आजादी के लिए संघर्ष किया। साहसी तो वे थे ही। ये सभी वे जीवन मूल्य हैं जो हीरा और मोती हमें कहानी में सिखाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। कहानी का मुख्य संदेश यही है। अब हम आते हैं अपने स्वाधीनता संग्राम और कहानी के साथ उसके संबंध पर। हीरा और मोती पूरी कहानी में अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हैं, यानी लड़ाई करते हैं। हमने इतिहास में अपने स्वाधीनता संघर्ष के बारे में पढ़ा है। अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए और देश के सभी लोगों को आजाद कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, अपनी जान दांव पर लगा दी। उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। इसी तरह से इस कहानी में भी हीरा और मोती न केवल अपनी आजादी के लिए बल्कि दूसरे जानवरों की आजादी के लिए संघर्ष करते हैं, पीड़ा पाते हैं और मुसीबत झेलते हैं। तो यह एक संकेत है जो हमें इस कहानी में मिलता है और उसमें स्वाधीनता संग्राम के साथ समानता हमें दिखाई देती है। आइए एक और बिंदु पर विचार कर लेते हैं कि गया के द्वारा जो हीरा और मोती पर अत्याचार किया गया, क्या उस अत्याचार की समानता अंग्रेजों द्वारा हमारे देश के लोगों पर किए गए अत्याचारों से कोई समानता होती है? जी हाँ। गया ने हीरा और मोती को मारा पीटा, उन्हें रूखा सूखा भोजन दिया, उनके आराम और सुविधा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। इसी तरह से अंग्रेज हम भारतीयों को प्रयोग तो खूब करते थे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, लेकिन कभी भी वे हमारी सुविधाओं का या हमारे जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास नहीं करते थे। इस कहानी में ये समानता हमें बखूबी दिखाई देती है।
अब हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं कि स्वाधीनता संग्राम और ये कहानी कहीं ना कहीं उनके पात्रों में भी दिखाई देती है। पहला पात्र हीरा और मोती, ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये उन स्वाधीनता सेनानियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आजादी के लिए लड़ रहे थे अपनी जी जान से, केवल अपनी आजादी नहीं, पूरे देश की आजादी। झूरी और छोटी लड़की उन दयालु और सहयोगी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने उन स्वाधीनता सेनानियों का खूब साथ दिया, जहां पर भी हो पाया उनके साथ सहयोग किया और उनकी सहायता की। अब गया, दड़ियल आदमी और चौकीदार, ये तीन लोग उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो क्रूर थे और अपने सहयोगियों के साथ सहयोग नहीं करते थे, उन लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे जो उनके लिए आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और देश के बारे में सोच रहे थे, अपने स्वार्थों के बारे में नहीं सोच रहे थे। सांड उस मुसीबत का प्रतिनिधित्व करता है, उन बाधाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो हीरा और मोती के रास्ते में बराबर आते रहे। और अन्य पशु देश के वे लोग थे जो उस समय केवल अपनी खुशी के लिए सोच रहे थे, उन्हें स्वाधीनता सेनानियों की मुसीबत से, उनकी पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं था, उन्हें उनकी परवाह नहीं थी। इस तरह से हम कहानी के पात्रों में भी स्वाधीनता संग्राम की झलक कहीं ना कहीं पाते हैं। अब हम एक दृष्टि डाल लेते हैं इस कहानी की भाषा और शैली पर। हम सबने कहानी पढ़ी, कहानी की भाषा हमने देखी कि बहुत ही सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा है। हमने देखा कि कहानी के हर भाग में कुछ देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी स्थानीय बोलियों का प्रयोग किया गया है। उर्दू भाषा का प्रभाव भी है और लगातार कहानी में मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। शैली, पंचतंत्र और हितोपदेश में जिस तरह से पशुओं के, जानवरों के माध्यम से कहानी के संदेश पहुंचाए जाते थे, इसी तरह से प्रेमचंद जी ने यहाँ पर भी दो बैलों के माध्यम से हम तक एक विशाल संदेश पहुंचाया है। इस तरह कहानी की शैली पंचतंत्र और हितोपदेश की शैली मानी जाएगी। अब हमने कहानी को हर कोण से समझ लिया, पढ़ लिया। अब आपके लिए एक अभ्यास कार्य है कि इन सभी कथनों के उदाहरण कहानी में से ढूंढिए और समझिए कि कहानी कितनी सूक्ष्मता से हमें अपने जीवन के बहुत सारी चीजों के बारे में बता रही है, साथ ही देश के इतिहास के बारे में भी बता रही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।